हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 के जो संस्कृत है प्यूसम, उसका चैप्टर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कार, जिसमें हमें अपने भारत के संस्कारों के बारे में पढ़ना है। तो इसके पहले 5 पाठ हैं और वो पांचों पाठों का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और चैप्टर एक्सप्लेनेशन सारा इस चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च मार के ज़रूर देखें। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत सारे ऐसे वीडियो इस पे डाले जाने वाले हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है? यानी कि जो भारतीय संस्कार इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उसका वर्णन किस तरह से हुआ है वो हमको इसमें आंसर देना है। तो इसका उत्तर है, भारतीय संस्कृति अनूठी है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार जो है वो बहुत अनूठा है। इसके जैसा और कहीं की भी संस्कृति नहीं पाई जाती है। जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पहले भी होते हैं और मरने के बाद भी होते हैं। अगर ये संस्कार नहीं हो तो हमारे जो जीवन है उसको अपवित्र माना जाता है। इसलिए संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से हमारे देश में जन्म से पहले से लेकर मरने के बाद तक संस्कार पाए जाते हैं, संस्कार किए जाते हैं, वो किसी और देश में नहीं है। इसलिए हमारे देश के संस्कार को, संस्कृति को अनूठी कहा गया है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। हमारे भारतीय संस्कार की यही विशेषता है, हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता की यही विशेषता है कि यहाँ जन्म से पहले से लेकर जन्म मतलब समय समय तक जब जब समय आता है तब तक संस्कार किए जाते हैं। आज संस्कार सीमित एवं व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारत में भी एक कमी ये है कि आजकल जो हमारा संस्कार है वो काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है और संस्कार शब्द का जो प्रयोग है वो काफ़ी सीमित रूप से किया जा रहा है। यानी कि संस्कार हम लोग कहते तो हैं कि 16 होता है, भारतीय संस्कृति अच्छी है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस 16 संस्कार को निभाते हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार है वो किसी से बात करते वक्त भी 1000 बार सोचेगा कि हम क्या बोलें कि वो क्या सोचेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर संस्कार है तो हमारे व्यक्तित्व की रचना होती है, हमारे कैरेक्टर की रचना होती है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। जो हमारी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान है वो संस्कार से ही शुरू होता है। अगर हमारे अंदर संस्कार है तो ऐसा लगता है कि हम अच्छे परिवार से हैं। अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम अच्छे परिवार से नहीं हैं। संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन, दोषों को दूर करने और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। जो संस्कार होता है वो हमारे अंदर के दोषों को दूर करना सिखाता है और हमारे अंदर गुण का परिमार्जन करता है। यानी अगर हमारे अंदर दोष हैं तो संस्कार की वजह से हम उसको दूर करना चाहेंगे और अपने अंदर गुणों को समाविष्ट करना चाहते हैं। यही हमारे भारतीय संस्कार की विशेषता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि भारतीय जो जीवन है उसमें संस्कारों का भाई महत्व क्या है। भाई इतने सारे संस्कार होते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है। जो हमारा भारत देश है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके जीवन में प्राचीन काल से ही आज तक जो संस्कार है वो एक नींव जमा कर बैठ गया है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्र का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। देखिए, अगर भारतीय संस्कृति ग्रंथ अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो पहले के ऋषि महर्षि थे, उन लोगों का मानना था कि अगर हमारे जीवन में कोई मुख्य दिन आ रहा है, कोई विशेष दिन आ रहा है, तो उस दिन संस्कार का करना बहुत ज़रूरी है। और उन संस्कारों में क्या होता था? वेद मंत्रों का पाठ मतलब पूजा पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद मतलब बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना, हवन करना, अग्नि में हवन करना, और परिवारों के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ये हमारे संस्कार के भाग हैं। जैसे देख लीजिए कि अगर हमारे घर में किसी का जन्म होता है तो भी बहुत सारे पूजा पाठ, हवन, वेद मंत्रों का पाठ ये सब कराया जाता है और बहुत सारे लोगों को ही बुलाया जाता है। जब कभी हमारे घर शादी होती है तो उस टाइम भी पूजा पाठ होता है, वेद मंत्रों का पाठ होता है, बड़ों से आशीर्वाद दिया जाता है और हवन भी कराया जाता है और सारे रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है। तो ये हमारे संस्कार के भाग हैं। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। जो संस्कार है वो हमारे अंदर के दोष को दूर करने की कोशिश करता है और हमारे अंदर गुणों को समाहित करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने संस्कारों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप संस्कार है। अगर आप भारत के लोगों से मिलना चाहते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, तो भारतीय संस्कारों के बारे में समझ लीजिए, आप भारतीयों से रूबरू हो जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसको लिखते चलिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। भारतीय संस्कार जो है वो चैप्टर हमने तो पढ़ा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। उसका 5 वाक्यों में परिचय पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। उत्तर है, भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म, जिसे हम मुंडन बोलते हैं, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। जो हमारा भारतीय जीवन दर्शन है, भारतीय लोगों की जो जीवन है, उसमें मुंडन, उपनयन और विवाह संस्कार बहुत फेमस है। ये सारे संस्कार हमारे जीवन दर्शन में जरूर होते हैं। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि ये जो चैप्टर है उसको रखने की क्या ज़रूरत है मैट्रिक के बोर्ड मतलब जो सिलेबस है उसमें। तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा है। देखिए कि हमारे जो भारत के आजकल नई नई जो पीढ़ियाँ जन्म ले रही हैं, जो नई नई जनरेशन हो रहा है, उसमें हमारे संस्कारों का कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि हमारे संस्कार में बड़े बड़े कपड़े, सुसंस्कृत कपड़े और सुसंस्कृत बोली, सुसभ्य लोग ऐसे हुआ करते हैं। लेकिन आजकल के जनरेशन का बात तो पूछिए मत। छोटे कपड़े, ठीक है, और मतलब बोली तो ऐसा प्रतीत होता है कि मिठास ही नहीं है बोली में, और एक दूसरे से प्रेम भावना ये कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो ये जो पाठ है वो हमारे मैट्रिक बोर्ड के सिलेबस में इसलिए दिया गया है ताकि जो जनरेशन हमारे इस चैप्टर को पढ़े, जो जनरेशन आजकल पढ़ रही है वो इस चैप्टर को पढ़े और जिस संस्कृति को वो भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे, उस संस्कृति को वो याद करे और अपने भारतीय होने पर गर्व करे।
जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। ये चैप्टर इसलिए दिया गया है कि वो पढ़ें, समझें और हमारे भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में समझें कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी सुसभ्य थी और कितनी सुंदर थी। 4 नंबर है भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। जो भारतीय संस्कार पाठ है, इसके आधार पर जो ऋषि थे उन लोगों की क्या कल्पना होती थी, वो लोग क्या सोचते थे हमारे संस्कारों के बारे में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर लिखा हुआ है, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्रायः सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। देखिए, जो ऋषि महर्षि थे उन लोगों का ये मानना था, उन लोगों का यही कल्पना था कि अगर हम भारतीय संस्कारों को निभाना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो हमारे जीवन के जो मुख्य अवसर आते हैं उन लोगों पर वेद मंत्रों का पाठ कराना चाहिए, अर्थात पूजा पाठ कराना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद। और पूजा पाठ करने के बाद बड़े लोग जो होते हैं, हमसे जो बड़े हैं, ज्येष्ठ, उन लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए। हवन, किसी भी मुख्य अवसरों पर हवन जरूर कराना चाहिए। अग्नि को साक्षी मानकर सारे कार्य करने चाहिए, सारे कार्य सफल होते हैं। और परिवारों के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। और अगर कोई भी हमारे जीवन का मुख्य अवसर है तो वहाँ पे हमारे परिवार वालों का, हमारे रिश्तेदारों का सम्मेलन बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम संस्कारों का पालन कर रहे हैं, हम एक भारतीय होने की फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। जैसे आप खुद सोचिए, किसी का जन्मदिन हो, किसी का मान लीजिए कोई मर गया हो, या किसी का शादी विवाह हो, इन सारी चीज़ों पर अगर ये सब ना किया जाए, पूजा पाठ ना किए जाए, बड़े लोगों से आशीर्वाद ना लिया जाए, हवन न कराया जाए और परिवार वालों को ना बुलाया जाए, तो बताइए ये अच्छा रहेगा क्या? नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों को करना पड़ता है। 5 क्वेश्चन है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। उत्तर लिखा हुआ है, संस्कार 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। देखिए, हमारे जो भारतीय संस्कारों की अगर बात करें तो भारतीय संस्कार पूरे 16 होते हैं, जिसको संस्कृत में षोडश कहा जा सकता है। और इन 16 संस्कारों को हम 5 तरीकों में बांट सकते हैं, 5 भाग में बांट सकते हैं। 3 जन्म से पहले। देखिए, अगर किसी महिला के गर्भ में कोई बच्चा है, जन्म लेने वाला कोई है, अगर जन्म होने वाला है तो उसके साथ 3 संस्कार किए जाते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। ये जन्म से पहले होते हैं। इसके बाद जब बच्चा शिशु की अवस्था में आता है तो उसके साथ 6 संस्कार किए जाते हैं। उसे हम शैशवावस्था संस्कार कहते हैं, जिसमें जातकर्म, नामकरण, कर्णवेधश ये सारे संस्कार होते हैं। इसके बाद जैसे ही बच्चे शिक्षा अवस्था में आते हैं, पढ़ने लायक होते हैं, तो उनके साथ 5 तरह की संस्कारें की जाती है, जिसमें वेदारंभ,
अक्षरारंभ, अंक लेखन, ये सारे चीज़ें होती है। एक विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार होता है। पढ़ने लिखने के बाद जैसे ही बच्चे युवक की अवस्था में पहुंचते हैं तो उन्हें एक गृहस्थ जीवन में जाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए एक संस्कार करना पड़ता है जिसका नाम विवाह संस्कार होता है। ये कहने को बस एक संस्कार है, विवाह संस्कार, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे कर्मकांड आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे अग्नि स्थापनम, वरवधू गृहे स्वागतम, वरवधू परस्परम निरीक्षणम, कन्यादान, इसके बाद वागदान, इसके बाद मंडप निर्माण, सिंदूरदान, ये सारे जो भी कर्मकांड है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। और जैसे ही बच्चे अपने गृहस्थ जीवन पूरा करने के बाद जब उनकी उम्र हो जाती है तो मरने के बाद, जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद एक बहुत ही पवित्र संस्कार है जिसका नाम अंत्येष्टि संस्कार है। चाहे कोई भी इंसान हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम से हो, सिख या ईसाई से हो, मरने के बाद उसके साथ अंत्येष्टि संस्कार करना पड़ता है, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार बहुत ही पवित्र संस्कार है और जब इंसान मर जाते हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और इसके साथ ही साथ वो मिट्टी से बना हुआ जो शरीर था वो मिट्टी में ही मिल जाए। देखिए, जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो मरने के बाद शरीर को, पार्थिव शरीर को जला देते हैं, इस तरह भी वो मिट्टी में ही मिलता है। जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वो मरने के बाद शरीर को, पार्थिव शरीर को मिट्टी में दफना देते हैं। इसी तरह से सारे धर्मों के लोगों का अपना अपना रिवाज है। चाहे किसी भी तरीके से रिवाज निभाया जाए, सारे लोगों का मानना यही है कि मिट्टी का मिला हुआ जो शरीर है बना, उसको मिट्टी में ही मिला देना चाहिए। कुल मिलाकर 16 संस्कार हैं। हमारे जो संस्कार है भारतीय, वो पूरी तरह से 16 हैं और इसी तरह से वो पूरे किए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कारों का वर्णन करें। यानी कि जब बच्चे पढ़ने लायक होते हैं तो उनके साथ साथ कौन सा संस्कार होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, उत्तर लिखा है, शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ। देखिए, जैसे ही बच्चे शिक्षा संस्कार में पहुंचते हैं, जब पढ़ने की उम्र में आते हैं तो सबसे पहले उन्हें अक्षर लिखना सिखाया जाता है। मतलब छोटे छोटे अक्षर लिखना सिखाया जाता है। शुरुआत में ही बच्चों को साइन थीटा, कोस थीटा ये सब थोड़ी ना पढ़ाएंगे हम, ये सब उसको समझ में आएगा नहीं। इसलिए उसे शुरू में छोटा छोटा, मतलब क ख या जो ए बी सी डी, जो छोटी छोटी अक्षर होती हैं वो ही सिखाया जाता है। अगला होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है? देखिए, आप रामायण अगर देखे होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि जो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जो 4 भाई थे, उन लोगों के घर उनके जो गुरु थे वो आए थे और उन चारों को अपना शिष्य बनाकर अपने पास ले गए थे। ठीक है, तो आजकल की तो मतलब टाइम में ये संस्कार नहीं होता है, क्योंकि गुरु किसी के घर नहीं जाते हैं और बच्चा को लिया के अपने घर नहीं आते हमेशा के लिए। तो वही था कि उपनयन संस्कार में जो गुरु थे वो आते थे और बच्चों को लेकर, शिष्य को लेकर अपने कुटिया में जाते थे और वहाँ पे उनको सारे शिक्षा के नियमों का पालन करना पड़ता था। इसे हम बोलते हैं उपनयन संस्कार। आजकल तो बच्चे खुद जाते हैं शिक्षक के पास। देखिए, अगला है वेदारंभ। वेदारंभ कहने का मतलब ये है कि बच्चों को वेद की पढ़ाई शुरू कराई जाती है। धीरे धीरे बच्चे जैसे ही बड़े होने लगते हैं तो उन्हें वेद पढ़ाया जाता है, वेद सिखाया जाता है। अगला है मुंडन संस्कार। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, शिक्षा अवस्था में मुंडन संस्कार कराया जाता है, यानी उनका बाल छीला जाता है, बाल काटा जाता है।
और गुरु के घर में जब पहली बार ये मुंडन संस्कार होता है उसको हम छौर कर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? छौर कर्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है समापवर्तन। समापवर्तन संस्कार में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो शिक्षा पूरी करने के बाद जब गुरु के घर से वापस अपने घर आते हैं तो उसे हम समापवर्तन संस्कार कहते हैं। अब देखिए, शिक्षा संस्कार में हमने 5 संस्कारों का नाम पढ़ा, जिसमें पहला अक्षर आरंभ, दूसरा उपनयन, तीसरा वेदारंभ, चौथा मुंडन संस्कार और 5वां समापवर्तन संस्कार। ये 5 संस्कार होते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। अक्षर आरंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। ये हमने आपको पहले बताया है कि अक्षर आरंभ में जो बच्चे होते हैं उन्हें छोटी छोटी अक्षर, छोटे छोटे अंक लिखना सिखाया जाता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। ये भी हमने बताया है कि जो उपनयन संस्कार है उसमें जो गुरु होते हैं वो बच्चों को शिष्य बनाते हैं, अपना छात्र बनाते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, या अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सारे लोगों को के लिए एक नियम रहता था और सारे लोगों के लिए एक कपड़ा रहता था और वहाँ पे सारे लोग शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए पढ़ते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करते थे। जो गुरु थे वहाँ पे उनके घर में जो वेद का पढ़ाई था वो आरंभ होता था। इसके बाद लिखा है कि शांत मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम छौर कर्म अर्थात मुंडन होता था। हमने आपको ये भी पहले बताया है कि गुरु के घर में जब पहली बार मुंडन होता है उसे हम छौर कर्म के नाम से जानते हैं, अर्थात मुंडन होता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। यानी कि जब बच्चे शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो गुरु के घर से अपने घर जाते हैं, उस टाइम वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं और इसे ही हम बोलते हैं समापवर्तन संस्कार। तो शिक्षा संस्कार हुआ आपका ख़त्म। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विवाह संस्कार का वर्णन करें। चलिए, विवाह संस्कार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आप लोग इंतज़ार मत करिएगा क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। लिखा हुआ है विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। देखिए क्या हुआ कि सारे चीज़ों को करने के बाद, पहले के जितने भी संस्कार थे वो पूरा करने के बाद जब पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाता है, लोग एक जगह सेटलमेंट हो जाते हैं अच्छा से, तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, अपना गृहस्थी बसाते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। देखिए जो विवाह होता है उसमें 2 आत्माओं की मिलन होती है और इसलिए ये बहुत ही पवित्र संस्कार माना जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। जो विवाह संस्कार है वो संस्कार तो एक होता है, लेकिन इसके अंदर की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं कर्मकांड इसमें किए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। उनमें वागदान मतलब कन्यादान होता है, मंडप निर्माण, मंडप बनाई जाती है, बांस का लकड़ी के मंडप बनाया जाता है और उसी के अंदर बैठाकर पूजा किया जाता है और शादी करवाई जाती है। वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, बहू के घर में यानी कि जो दुल्हन होती है, लड़की जो होती है, उसके घर में दूल्हे के पक्ष का स्वागत किया जाता है और इसके बाद
वर वधू का परस्पर निरीक्षणम, जो वर वधू होते हैं यानी कि जो दुल्हा दुल्हन होते हैं उनका आपस में निरीक्षणम कहने का मतलब ये है कि आपस में देखना, वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद कन्यादान, कन्यादान भी वही होता है जिसमें कन्या की दान की जाती है, जिसमें लड़की की दान की जाती है। देखिए, कन्यादान जो है वो हमारे संस्कार का बहुत बड़ा दान होता है। इससे बड़ा दान अब कोई भी नहीं है। जैसे अगर हमारे पास कोई चीज़ हम अगर ख़रीदते हैं या कहीं से मिल भी जाती है कोई चीज़ हमें, तो कुछ दिन अपने पास रखने के बाद अगर कोई उसे मांगे तो हम उसे नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन चीज़ों से हमें क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। और उसी तरह से सोचिए कि एक बेटी, एक लड़की जिसे 22 साल तक अपने पास लोग रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और इसके बाद उसे किसी और के हवाले करना पड़ता है। तो इसीलिए कन्यादान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापनम कहने का मतलब ये है कि आग जो हवन कुंड कराई जाती है उसी में ना उसी के चारों तरफ फेरा लिया जाता है, तो वही होता है हवन कुंड। पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण कहने का मतलब ये है कि जो दूल्हे का हाथ है और जो दुल्हन का हाथ है वो दोनों को एक दूसरे के हाथ पर रखकर पानी डालकर ऐसा वादा दिया जाता है कि अब जीवन भर हमें एक दूसरे के साथ रहना है और यही हाथ है जो हमारे साथ जीवन भर रहने वाला है, कभी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद लाजा होम, सिंदूर दान, ये जो सिंदूर दान होते हैं उनमें सिंदूर डाला जाता है और थोड़ी सी सिंदूर डालने की वजह से एक दूसरे से माता पिता से बेटी को विदा होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। तो बहुत कीमती चीज़ होती है कन्यादान। कर्मकांड शामिल है। आपने देखा कि हमने कितने सारे कर्मकांड के बारे में इसमें बताया। वे सारे कर्मकांड इसमें होते हैं। सभी क्षेत्र में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। देखिए मतलब देश चाहे जो भी हो या जगह जो भी हो, जो विवाह संस्कार होते हैं वो शायद एक ही तरह से होते हैं। बहुत सारी जगह पे थोड़े थोड़े परिवर्तन होते हैं, लेकिन विवाह संस्कार एक ही तरह से होते हैं। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, भारतीय पाठ में लेखक का क्या संदेश है। जो भारतीय संस्कार चैप्टर है उसमें से लेखक क्या संदेश देना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है। तो उत्तर इसका है, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व के निर्माण संस्कारों से होता है। देखिए, इस चैप्टर के माध्यम से लेखक हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जो संस्कार है वो बहुत ही अच्छा है और इसी से भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनके चरित्र का निर्माण होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान करना चाहिए। देखिए, जीवन में जब किसी का जन्म होता है, जब किसी का मरण होता है, जब किसी का शादी होता है, विवाह होता है या जो भी चीज़ें होती हैं अच्छी चीज़ें, वहाँ पे हमें संस्कार जरूर करने चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। देखिए, यहाँ जिस तरह से हमारे भारत के लोग धीरे धीरे अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, पछाड़ते जा रहे हैं, उसी तरह से हमारे जो संस्कार है उनको विदेशी लोग अपना रहे हैं और हमारे पहनावे को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हमारी संस्कार खराब नहीं है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है और इसीलिए हमें अपने संस्कृति से ही लिपट कर रहना चाहिए, इसे त्यागना नहीं चाहिए। 9 क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है। भारतीय संस्कार जो पाठ है उसमें से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या विचार है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है, इसलिए विदेशी भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। देखिए,
भारतीय संस्कार पाठ से लेखक हमें यही बताना चाहते हैं, उनका विचार यही है, वो हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो भारतीय लोग होते हैं उनका निर्माण, उनके चरित्र का निर्माण, उनके व्यक्तित्व का निर्माण, उनकी कैरेक्टर का निर्माण सुसंस्कारों से ही होता है। इतने अच्छे अच्छे संस्कार से ही होते हैं और इसीलिए जो विदेशी लोग हैं वो हम ही लोगों के जैसा संस्कार पाने के लिए सोचते हैं, इच्छा रखते हैं और हमारे संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु रहते हैं, वो सीखना चाहते हैं। तो जब दूसरे देश के लोग हमारे संस्कारों को इतने प्रेम से अपना रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो हम अपने संस्कारों से पीछे क्यों हट रहे हैं? हमें भी अपने संस्कार अच्छे से निभाना चाहिए और दूसरों के संस्कारों के प्रति नहीं जाना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 10 नंबर है, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है? यानी कि जो लेखक हैं वो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। उत्तर लिखा है, लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। देखिए, लेखक बता रहे हैं कि बस भारत में जन्म लेने से ही हम संस्कारी नहीं बनते हैं। यहाँ पे जितने भी 16 संस्कार हैं हमें इनका पालन करना पड़ेगा, तो हमारे चरित्र की, व्यक्तित्व की निर्माण होती है। तो लेखक इस पाठ से हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों के पालन से हमारी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यदि हम भारत में जन्म लिए हैं और यदि हम संस्कार का पालन कर रहे हैं तो हमारा व्यक्तित्व, तो हमारा चरित्र अच्छा माना जाएगा। संस्कारों के उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। यानी कि जो संस्कार है हमारे भारतीय संस्कार, उनका समय समय पर पालन करना चाहिए और सही समय पर पालन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे को पढ़ाने का उम्र हो तो पढ़ाएं, जब बच्चे का शैशव की अवस्था की उम्र हो तो संस्कार कराएं, जब बच्चा का नामकरण का समय हो तो नामकरण कराएं और जब शादी करने का समय हो तो शादी करें। पहले क्या होता था कि बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता था, मतलब छोटी छोटी उम्र में ही विवाह संस्कार करा दिए। भाई ये बात गलत है और ये भी गलत है कि भाई ये कि बारी 50 बरिस 40 बरिस पर किसी का विवाह करा दीजिए, ये भी गलत है। सब चीज़ का अपना अपना टाइम होता है। तो वही लिखा हुआ है कि अगर संस्कारों को हम सही समय पे करते हैं तो हमारे अंदर गुण बढ़ते हैं, क्वालिटीज़ हमारी बढ़ती है और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। देखिए, अगर भारतीय संस्कृति का विशेषता कहीं हो रहा है, बड़ाई कहीं हो रही है, तो उसका मेन रीज़न है भारतीय संस्कार। क्योंकि इस तरह से संस्कार, इस तरह से संस्कृति और कहीं नहीं पाई जाती है हमारे भारत देश के अलावा। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं और लेखक हमें बताते हैं कि संस्कार तो बहुत सारे हैं, कोई गलत संस्कार भी है, कोई ख़राब संस्कार भी है, कोई अच्छा भी है। तो लेखक हमें बताते हैं कि हमें गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हमें गलत संस्कारों से दूर रहना चाहिए और हमें अच्छे संस्कार सीखना चाहिए। जैसे देखिए, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, मान लीजिए आपको हम ही पढ़ा रहे हैं और हमारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी है, कुछ अच्छे गुण भी हैं और कुछ ख़राब गुण भी हो सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए आप हमारे देखा देखी अगर आप कर रहे हैं तो अगर हमसे अच्छी चीज़ें आप सीख रहे हैं, अच्छे गुण हमारे ले रहे हैं तो अच्छा है। अगर हमारे अंदर ख़राब गुण है, अगर आप वो भी अपना रहे हैं तो वो हमारी गलती नहीं है, वो आपकी मूर्खता है, क्योंकि आपके पास खुद का भी दिमाग है। देखिए, हम किसी भी इंसान से मिले, किसी भी चीज़ को अपनाएं, उसमें अच्छे बुरे चीज़ दोनों होते हैं। तो हमें सोच समझ के अच्छे और बुरे की परख रखनी चाहिए और हमें बुरे को हटाकर अच्छी चीज़ को अपनाना चाहिए। अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं और ख़राब गुण हैं तो आपको हमारे ख़राब गुण को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और हमारे अच्छे गुण को अपनाना चाहिए। ये अच्छे बुरे की परख होनी चाहिए आपके पास। जैसे अगर हम मार्केट में कोई सामान ख़रीदने चाहते हैं तो जब कोई सामान ख़राब होता है तो हम उसे नहीं ख़रीदते हैं और जब कोई सामान अच्छा होता है तो उसे हम ख़रीदते हैं। तो वहाँ पे तो हमारे दिमाग में ये बात है कि हमें अच्छी चीज़ें लेनी है, ख़राब चीज़ें नहीं लेनी है।
तो उसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर अच्छे और ख़राब गुण दोनों होते हैं। तो हमें किसी के ख़राब गुणों को नहीं अपनाना है, क्योंकि मार्केट में तो हम अच्छा लेते हैं, तो हर जगह पे हमें अच्छे के बारे में सोचना है। अगर आप हमसे गलत चीज़ सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके संस्कार खराब हैं। इसलिए अपने संस्कार खराब ना करें और लोगों से अच्छे गुणों के बारे में सीखें और किसी भी इंसान से अच्छे गुणों की ही परख लें। आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत सारा क्वेश्चन को पढ़ा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने पढ़ा विवाह संस्कार के बारे में, शिक्षा संस्कार के बारे में, भारतीय संस्कार के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो हमने आपको अभी बताया। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।